हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज का लेक्चर नंबर 4 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले होमवर्क वाले क्वेश्चन, तो होमवर्क के क्वेश्चन जितने लोग आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं वो ये क्वेश्चन देखें और इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करें। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, जल्दी से आंसर दीजिए। 12th पीरियड में लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के 12th पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे? फाइंड आउट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द 12th पीरियड ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। सभी लोग अपना आंसर टाइप करेंगे जल्दी से। मुझे मालूम है आप सबने सॉल्यूशन अपना भेजा था, मैंने कई लोगों का सॉल्यूशन देखा भी, कुछ का सही था कुछ का गलत था। तो 12th पीरियड में कितने एलिमेंट हैं? जी हां, बिल्कुल सही। इसका सही आंसर है 98। बिल्कुल सही आंसर है। इसका आंसर आएगा 98 एलिमेंट इज द राइट आंसर। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 98। आई थिंक मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये भी 12s से स्टार्ट होगा और 12p। मैं फिर से बता दे रहा हूं, जब आप सॉल्व करेंगे, जिन लोगों से सॉल्व नहीं हुआ, ऑर्बिटल आएंगे 49 और एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 एलिमेंट रह सकते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन, हर इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो ये 98 बन जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट होमवर्क का क्वेश्चन। फाइंड द एटॉमिक नंबर ऑफ द लास्ट एलिमेंट इन द 10th पीरियड ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। देखिए, ना जाने कहां कहां की बातें हम लोग कर रहे हैं, है ना। आज की डेट में 7 पीरियड ही हैं और हम 10वें पीरियड की बात कर रहे हैं, 12वें पीरियड की बात कर रहे हैं, है ना। अब आपको तो सारी चीजें समझ में आ गई हैं। इवन आप 25th पीरियड में कितना होगा एलिमेंट, ये सब कुछ निकाल सकते हो। तो जल्दी से बताओ मुझे इसका आंसर कितना आ रहा है। 10th पीरियड में लास्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, 10th पीरियड लास्ट एलिमेंट का जेड कितना होगा? होमवर्क में नहीं था। ओके, कोई बात नहीं। मुझे लगा ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया है तो ये फ्रेश क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो 10th पीरियड में लास्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होगा? ये भी जितना हम लोगों ने पिछले टर्न पे सीखा उसी से रिलेटेड है, कुछ नया नहीं पढ़ के इसको सॉल्व करेंगे। जितना पिछले टर्न पे पढ़ चुके थे उसी से रिलेटेड है। बताइए 10th पीरियड में लास्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना होगा? ऐसे भी पूछा जा सकता है। लास्ट टर्न पे आपको मैजिक नंबर मैंने पढ़ाया था, उसी से यहां पर अपने को सोचना होगा कि लास्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होगा। चलिए देखिए, यहां मैं पीरियड की बात कर रहा हूं और यहां पर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो भाई फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं? 2। सेकेंड पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं? 8। थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं? 8। फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं? फोर्थ पीरियड में डी भी आ जाता है, तो 18। यही तो मैजिक नंबर भी है, समझ में आ रहा है आपको। फिफ्थ पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं? 18। सिक्स्थ पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं? 32, क्योंकि लेंथेनाइड सीरीज भी आ गई अब एफ वाले। सेवेंथ पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं? 32। एट्थ पीरियड में अभी कल ही निकाला था, कितने एलिमेंट होंगे? 50। नाइन्थ पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे? 50। नाइन्थ पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे? 50 होंगे, 50। अच्छा, 10th पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे? 72। सबको ऐड कर दो, जितना सम आएगा 10th पीरियड के लास्ट वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर यही होगा।
और इसका सही आंसर है 290। यश ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, इसका सही आंसर है 290। जल्दी से कंफर्म कीजिए सभी लोग, क्या इसका सम 290 बन रहा है? ओके, समझ में आया? तो इस तरह से कोई भी आपसे किसी भी पीरियड के लास्ट एलिमेंट के बारे में भी पूछ सकता है, और इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत अच्छे बन जाएंगे, जो कि ऐसे सवाल अभी तक नहीं आए हैं। और जब आएंगे तो जिनको नहीं आता होगा वो बेवकूफी करके सॉल्व करना चालू करेंगे, कितने में कितने होते हैं, और आपको सिर्फ इन चीजों का ध्यान रखना है तो आपको पता चल जाएगा। ओके, इवन आप ये भी कर सकते थे, जब आपको मालूम है कि आज की डेट में सारे एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, तो 7th पीरियड तक का सम आना चाहिए था 118, 118। उसके आगे से जोड़ लेते हैं, सिंपल सी बात है, ये भी सही है ना? तो इतना 1 2 3 4 5 6 7 नहीं करने की जरूरत थी। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। ये क्वेश्चन इस साल नीट 2020 में आया है। कई बार ऐसा भी होता है एक दो क्वेश्चन को लेकर, जब हम सब कुछ पढ़ के जाते हैं फिर भी कुछ काम नहीं आ पाता है। तो ये उसी में से एक क्वेश्चन है, तो मुझे लगा ये क्वेश्चन आपके साथ जरूर शेयर करना चाहिए मुझे। ये नीट 2020 का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट मैच। अनिल, अब ये UNQ UNN ये वाले बताए थे ना मैंने आपको, तो जरा इनके एटॉमिक नंबर जल्दी से सोचिए, और ये कहां पर होंगे सोचते हैं। तो UN है ना, अनिल, अन्नियम, UNU, तो अनिल अन्नियम 101 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अनिल ट्राइयम, अनिल ट्राइयम 103 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अनिल हेक्सियम, अनिल हेक्सियम, हेक्सियम के लिए 6, 106 को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ आ रहा है सभी को? अन्नियम 111 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सारी बातें तो अपने को पता है, लेकिन जरा दूसरी तरफ देखिए क्या पूछा गया है। दूसरी तरफ इनके नाम हैं, जो कि नॉमेनक्लेचर देने के बाद जैसे जैसे डिस्कवरी होने लगी उनसे मैच करते हुए पूछना था। अब इसका आंसर ढूंढना है। अब इतना कौन याद कर पाएगा? या तो किसी ने पीरियोडिक टेबल अगर लर्न की होगी तो उसे तो मालूम होगा, और अगर किसी ने पीरियोडिक टेबल लर्न नहीं की होगी तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। यानी ये प्योर लर्निंग वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया, प्योर फैक्ट वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया। अगर मैं देखूं इस क्वेश्चन को, तो अगर मैंने पीरियोडिक टेबल चैप्टर पूरा पढ़ के गया हूंगा तो मैं इस आंसर को ढूंढ लूंगा कौन सा है, भले ही मुझे पूरी पीरियोडिक टेबल लर्न ना हो। वो कैसे? देखिए इन्होंने सवाल तो ऐसा दे दिया जो प्योर लर्निंग का था, लेकिन ऑप्शन ढूंढ ढूंढ के ठीक ठीक रखे। मेंडेलिवियम एलिमेंट तो होता है, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर क्या है ये नहीं पता। मेंडेलिवियम तो होता है। लॉरेंशियम ये भी सुना है। ये सब कब सुनेंगे? जब आप SPDF ब्लॉक एलिमेंट्स को थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सीबोर्जियम ये भी है, SG सिंबल होता है इसका, SG, सीबोर्जियम। MD सिंबल होता है इसका, मेंडेलिवियम। इसका LR होता है शायद, लॉरेंशियम का। अब देखिए ये है डार्मस्टेडियम,
अब ये डार्मस्टेडियम नाम का कोई एलिमेंट ही नहीं होता है पूरी पीरियोडिक टेबल में, तो एक ऐसा फर्जी नाम दे दिया है जिससे आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो। अब इनका कहना है कि A का 1 होगा, A का 1 यानी कि 101 इसका होगा। मुझे नहीं मालूम, सब रट के थोड़ी ना बैठा हूं, ये तो मालूम है 101 कहां होगा, उसका ग्रुप पीरियड ब्लॉक क्या होगा, लेकिन उसका सिंबल, उसका नाम मेंडलीवियम होगा, ये याद नहीं है। तो ये बोल रहे हैं A का 1 होगा। अच्छा, फिर बोल रहे हैं B का 2 होगा, 103 यानी ये होगा। फिर बोल रहे हैं 106 का सीबोर्जियम होगा, C का 3rd। फिर बोल रहे हैं 111, 111 एलिमेंट तो है लेकिन ये नाम फालतू का है, ये नाम फर्जी है, यानी यही आंसर होगा। चलिए पीरियोडिक टेबल में देख लेते हैं। अपने को ढूंढना है 101, 3, 6, 11, 101, 103, 106, 111। इसका करेक्ट आंसर 4 है, ठीक है। तो 101, 3, 6 और 11, 101 ढूंढते हैं। 101 कहां है? 101 इसमें कहां पर है? 101 जल्दी से देखिए, ये रहा मेंडलीवियम, एमडी तो मिल गया, ये रहा, दिखा एमडी। 101, 103, 103 लॉरेंशियम, एलआर, यही बोल रहा था, एलआर ही होगा सिंबल, ठीक है। 106, ये 106 कहां? ये रहा सीबोर्जियम, बिल्कुल सही। 111, ये देखिए इसका सिंबल है आरजी, रोएंगिनियम, और जबकि पीछे वाले सवाल में क्या लिखा हुआ है? डार्मस्टेडियम, तो ये गलत दिया हुआ है। ओके, तो इसका आंसर 4 है। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आपको याद हो, मैंने फर्स्ट डे भी बोला था, पीरियोडिक टेबल अगर लर्न होगी तो आपका फायदा बहुत होने वाला है, नुकसान कहीं से नहीं है। और अगर नहीं लर्न होगा तो फिर आपको थोड़ा बहुत एलिमेंट के बारे में जानकारी रखना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन छोड़ के आने पड़ेंगे। लेकिन यह भी सच है कि ऐसे सवाल 2 साल 4 साल में 1 या 2 ही पूछे जाते हैं। इसके चक्कर में सब कुछ रटना, ये कहीं का कोई लॉजिक वाली बात नहीं है। ओके, तो मैं कह सकता हूं कि मतलब नीट के स्टूडेंट्स जितने भी थे, जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी पेपर दिया है, उन्होंने हो सकता है कि इस क्वेश्चन का आंसर गलत किया हो, क्योंकि ये सवाल ही थोड़ा सा रटने वाला था। ओके, क्या आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया? इसमें कुछ समझने लायक तो ज्यादा था नहीं, मेनली ये रटने वाला ही सवाल था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब जरा कुछ सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे आ जाते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं। पीरियोडिक टेबल में, जब हम पीरियोडिक टेबल के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल वाइज पढ़ना चालू करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, इस पूरे पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक यानी कि एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल, और पी ब्लॉक में बोरॉन फैमिली और कार्बन फैमिली, ये हमारे 11th के सिलेबस में है। 12th के सिलेबस में बचा हुआ पी ब्लॉक यानी नाइट्रोजन फैमिली से लेकर नोबल गैस तक, और डी एंड एफ ब्लॉक, इनकी जनरल प्रॉपर्टीज हैं, सारी नहीं प्रॉपर्टीज पढ़नी, जनरल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, ठीक है। तो ये इतना हमारे 11th और 12th को मिलाकर है। तो जब हम ये डिटेल में पढ़ेंगे तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में मैं आपको नाम बताने जा रहा हूं, ये सब आप जान भी जाओगे। फिर भी आप पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ बातों का पता होना बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी अभी मैंने नाम लिया एल्कली मेटल। व्हाट इज एल्कली? एल्कली वर्ड आया है एल्किस से, और एल्किस का मतलब होता है प्लांट एशेस। ओके, तो प्लांट के एशेस में ग्रुप 1 के कुछ एलिमेंट्स के ट्रेसेस पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम बना है एल्कली मेटल। तो एल्कली मेटल होता क्या है? ग्रुप 1 के एलिमेंट को हम बोलते हैं एल्कली मेटल।
ओके, नोट कर लेंगे एल्कली मेटल। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए और ग्रुप 1 यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीनियम, सीजियम, इन सबको एल्कली मेटल बोलते हैं। हालांकि फ्रांसियम भी होगा एल्कली मेटल्स में, मतलब ग्रुप 1 में बोलते हैं, लेकिन उसको एल्कली नहीं बोलना चाहिए। इसमें भी ये सारे थोड़ी ना एल्कली हैं, इनमें से कुछ है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, इन सबके ट्रेसेस मिलते हैं प्लांट एशेस में। ओके, यहीं से वर्ड आया है एल्कली। आप अपने नोट्स में अलग से मेंशन कर लीजिए, एल्कली का मतलब एल्किस। एल्कली कहां से आया है? एल्किस वर्ड से, ALQUIS, एल्किस। मेरे पास जगह नहीं है, एल्किस, और एल्किस का मतलब होता है प्लांट एशेस, प्लांट एशेस। ओके, एल्कलाइन अर्थ मेटल, देखिए एक तो नाम है एल्कलाइन। एल्कलाइन का मतलब किससे है? बेस से। एल्कलाइन मतलब किससे है? बेस से। और अर्थ मेटल, तो इसका मतलब ग्रुप 2 के कुछ एलिमेंट्स, ग्रुप 2 के कुछ एलिमेंट्स जिनके ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड का नेचर बेसिक होता है, एल्कलाइन होता है। एंड दीज एलिमेंट्स आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, दैट्स व्हाई ग्रुप 2 एलिमेंट आर नोन एज एल्कलाइन अर्थ मेटल। ओके, तो यहां पर मैंने बहुत शॉर्ट में लिख रखा है, ग्रुप 2 के एलिमेंट को एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। आप थोड़ा डिटेल में लिखते जाइएगा। एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन का मतलब लिखिएगा बेसिक, अर्थ मेटल तो आप जरा पूरा लिख लेंगे। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2, मैं बोल रहा हूं आप लिखते जाइए। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2 यानी कि सेकेंड ए, their oxides and hydroxide are basic in nature, and these elements are found in the earth crust, that's why element of group 2 are known as alkaline earth metal। जब आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा तो फिर भी बताऊंगा उसमें भी, बट आप अभी से ये सब नोट करते जाइए ताकि ये एल्कली क्या होता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होता है, ये सब आपको मालूम रहे। ओके, नोट कर लिया। चलिए अगला है कॉइनेज एलिमेंट या कॉइनेज मेटल। ये कॉइनेज मेटल क्या होता है? कॉइन, पहले के टाइम पे गोल्ड कॉइन चलते थे, सिल्वर कॉइन चलते थे, है ना, कॉपर के कॉइन चलते थे। अब वो सब हटके स्टील के कॉइन चलते हैं हमारी जनरेशन में। अदरवाइज इससे पहले, है ना, कॉपर के कॉइन, सिल्वर के कॉइन, गोल्ड के कॉइन। आज भी हम लोग दिवाली के टाइम पे गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन खरीदते हैं, है ना। तो कॉइनेज मेटल का मतलब हो गया एलिमेंट ऑफ ग्रुप फर्स्ट बी। फर्स्ट बी का मतलब 11th नंबर वाला ग्रुप, डी ब्लॉक में 11th नंबर वाला ग्रुप, डी ब्लॉक में सेकेंड लास्ट वाला ग्रुप, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, दे आर नोन एज कॉइनेज मेटल, क्योंकि इनके कॉइन पॉसिबल है। ओके, निक्टोजेन, पी साइलेंट है। निक्टोजेन का मतलब होता है पॉइजनस, लिख लीजिएगा। निक्टोजेन का मतलब होता है पॉइजनस। निक्टोजेन किसे कहते हैं? नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट को हम निक्टोजेन कहते हैं। नाइट्रोजन फैमिली यानी कि ग्रुप नंबर 15, और ग्रुप नंबर 15 को आप 5th ए भी बोल सकते हैं, 5th ए। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब निक्टोजेन। नेक्स्ट है, अगर नाइट्रोजन फैमिली यानी ग्रुप 15 को निक्टोजेन बोलते हैं तो ग्रुप 16 को क्या बोलते हैं? ग्रुप 16 के एलिमेंट्स को बोलते हैं चैल्कोजेंस। ग्रुप 16 के एलिमेंट को बोलते हैं चैल्कोजेंस। ये चैल्कोजेंस क्या होता है? इसका भी मतलब लिख लीजिएगा। चैल्कोजेन का मतलब होता है ओर फॉर्मिंग एलिमेंट, यानी जिसके ओर पाए जाते हों। अब आप लोग देखिए, आप लोग कॉपर, सिल्वर, इन सबके कई सभी एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं, इनके ओर्स में आपको ज्यादातर क्या मिलता है? सल्फाइड, ऑक्साइड। तो मेनली ऑक्सीजन और सल्फर,
ठीक है, और कहीं कहीं जगहों पर ये भी सेलेनियम भी, ये रिस्पॉन्सिबल है चैल्कोजेंस के लिए। तो ओर फॉर्मिंग एलिमेंट को बोलते हैं चैल्कोजेंस, ओर फॉर्मिंग एलिमेंट को बोलते हैं चैल्कोजेंस। ओके, चलिए अगला आता है हैलोजेंस। हैलोजेंस, हेलो माने वो हेलो नहीं, हेलो माने सॉल्ट, और जेन का मतलब जनरेटर, सॉल्ट जनरेटर। ओके, तो सॉल्ट जनरेटर यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना, तो ये सभी एलिमेंट सॉल्ट के फॉर्म में मिलते हैं, तो इनको सॉल्ट जनरेटर बोलते हैं। यानी एलिमेंट ऑफ ग्रुप नंबर 17 नंबर के ग्रुप के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं हैलोजन। जितने भी ईन वाले हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सोयाबीन छोड़कर, सोयाबीन इज नॉट अ हैलोजन, बाकी ईन वाले जितने भी हैं वो सब हैलोजन हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, एस्टेटाइन भी होता है लेकिन वो रेडियो एक्टिव मेटल है, वो हैलोजन नहीं बोलना चाहिए उसको, बट सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देने की वजह से उसको इस ग्रुप में शामिल करते हैं। ओके, नोबल गैसेस, आदर्श गैसेस है ना, नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 18 को बोलते हैं नोबल गैसेस यानी कि इनर्ट गैसेस। हीलियम, नियॉन, अर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, इनको आदर्श गैसेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखेंगे तो ये फुल फिल्ड हैं, इनके ऑर्बिटल्स कैसे हैं? फुल फिल्ड है ना। नोबल क्यों बोलते हैं, इनर्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए बड़ा बेसिक सा लॉजिक है, लाइफ में भी काम आता है, केमिस्ट्री में भी काम आता है। हर इंसान, आप भी, मैं भी, सभी लोग, अगर कोई भी कुछ काम कर रहा है तो वो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए कर रहा है। स्टेबल नहीं है इसलिए हम काम कर रहे हैं। जिस दिन स्टेबल हो जाएंगे उस दिन काम करना बंद कर देंगे। ऑब्वियस सी बात है, आप खुद सोचो, मेरे अकाउंट में अभी 2-4 करोड़ रुपए अगर पड़े होते तो उसका इंटरेस्ट उतना आता कि मुझे आपको पढ़ाने लिखाने की कोई जरूरत होती ही नहीं। तो मैं डेली शाम को यहां आता, पढ़ाता? बिल्कुल नहीं पढ़ाता। वैसे ही यार इतना पैसा है, खर्च करके कहां जाएंगे? छोटी सी जिंदगी 70-80 साल की होती है ज्यादा से ज्यादा, अगर जी गए तो जी गए, इतना, उतने में ही 2-4 करोड़ नहीं खत्म होंगे, है ना। तो अगर हर एक का स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया भी अलग अलग है, पैरामीटर भी अलग अलग है, तो हम सब काम कर रहे हैं क्योंकि हम सब अनस्टेबल हैं, हम सब स्टेबल होना चाहते हैं। स्टेबल हो जाएंगे तो काम करना बंद। आप क्यों पढ़ रहे हो? स्टेबल होने के लिए। मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? स्टेबल होने के लिए। बताओ, अगर तुम्हें अभी कोई कह दे कि अच्छा ठीक है, बताओ बेटा आईआईटी में कौन सा कॉलेज चाहिए तुम्हें? आईआईटी कानपुर चाहिए, आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी दिल्ली? कल से आओगे? कल से ये वीडियो लेक्चर देखोगे? नहीं देखोगे। कम से कम 4-5 साल के लिए तो फुर्सत पढ़ाई लिखाई से, क्योंकि सिलेक्शन हो गया है ना। अगर किसी को बोल दे हाँ बेटा कौन सा चाहिए, मौलाना आजाद चाहिए या एम्स चाहिए, कौन सा कॉलेज चाहिए, कल से कोई नीट वाला दिखेगा? फिर नहीं दिखेगा, क्योंकि आप कुछ टाइम के लिए स्टेबल हो गए। तो नोबल या इनर्ट का मतलब यही है कि जो ऑलरेडी स्टेबल है, और अगर कोई स्टेबल है तो वो दूसरे के साथ रिएक्ट क्यों करेगा? इसीलिए इसको बोलते हैं इनर्ट गैसेस। चलिए, यहां तक समझ में आया सभी को? यहां तक सभी को क्लियर है? यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन पूछना हो आपको? इन 7 पॉइंट्स में से किसी को भी लेकर कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, जल्दी से पूछेंगे। किसी का भी कोई डाउट हो? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर।
लेंथेनाइट के बारे में मैं आपको बता चुका हूं पहले भी। 14 एलिमेंट होते हैं जो कि लेंथेनाइट को फॉलो करते हैं, उन्हें लेंथेनम या फिर लेंथेनॉइड्स कहते हैं। वो 14 एलिमेंट एफ ब्लॉक में पाए जाते हैं, 6th पीरियड में पाए जाते हैं। उनका ग्रुप नंबर 3 होता है, यानी कि 3rd बी होता है। उनका एटॉमिक नंबर 58 से लेकर 71 होता है, जिसमें कि लेंथेनाइड इज नॉट अ लेंथेनॉइड्स और लेंथेनम, उसको काउंट नहीं करते, क्योंकि लेंथेनाइड इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट एंड लेंथेनाइड डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ साथ उसको डी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे और उसका एफ ब्लॉक से कोई लेना देना नहीं है। हां, बाकी के एलिमेंट उसको फॉलो करते हैं, इसलिए उसको लेंथेनाइड्स बोल देते हैं। लेंथेनाइड्स एक कलेक्शन है, इन 14 एलिमेंट्स के कलेक्शन को बोलते हैं लेंथेनाइड्स, और लेंथेनाइड एक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट। ओके, इसी तरह से एक्टेनाइड 14 एलिमेंट जो कि 90 से लेकर 103 के बीच में होंगे, उन्हें एक्टेनॉइड्स या एक्टिनम कहते हैं, जो कि एक्टिनाइड को फॉलो करते हैं। एक्टेनाइड एंड लेंथेनाइड आर नॉट एफ ब्लॉक एलिमेंट, दे आर डी ब्लॉक एलिमेंट। अच्छे से समझ लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, नॉर्मल एलिमेंट क्या होते हैं और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्या होते हैं। हल्का सा डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। नॉर्मल एलिमेंट को ही टिपिकल एलिमेंट भी बोलते हैं। ओके, तो देखिए जो एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उन्हें नॉर्मल एलिमेंट या टिपिकल एलिमेंट बोलते हैं। अब आपको लग रहा होगा सर नॉर्मल भी बोल रहे हैं टिपिकल भी बोल रहे हैं। हाँ, नॉर्मल एलिमेंट या टिपिकल एलिमेंट। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, और जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। एक एक करके लिखिएगा, एक एक करके सुनिए, अभी एक एक करके सब आएंगे ये, है ना। तो अभी सिर्फ हेडिंग ये डाल दीजिए, नॉर्मल एलिमेंट और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो मैंने आपको क्या बताया, नॉर्मल एलिमेंट क्या होते हैं या टिपिकल एलिमेंट क्या होते हैं। एलिमेंट ऑफ एस एंड पी ब्लॉक आर नोन एज नॉर्मल एलिमेंट और टिपिकल एलिमेंट। सो व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव, जो अपने अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट करे। तो ये चीज, ये प्रॉपर्टी जनरली 3rd पीरियड के एलिमेंट में देखा जाता है। एस और पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में तो 3rd पीरियड ही नहीं होता। डी ब्लॉक कहां से स्टार्ट होता है, 4th पीरियड से। समझ में आ रहा है, पोटेशियम के आगे स्कैंडियम से। तो 3rd पीरियड के एलिमेंट एस और पी ब्लॉक के अंदर 3rd पीरियड के एलिमेंट, ठीक है, वो अपने अपने फैमिली को, अपने अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए उनको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। अब आप जल्दी से नोट कर लीजिए, एलिमेंट ऑफ एस एंड पी ब्लॉक आर नोन एज नॉर्मल एलिमेंट और टिपिकल एलिमेंट। एलिमेंट ऑफ 3rd पीरियड आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। वो कौन कौन से हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। जल्दी से नोट कीजिए सभी लोग। किसी को कोई समस्या, कोई डाउट? अगर है तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा। आगे बढ़ा जाए, चलिए देखिए ये क्या आया, ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। डी ब्लॉक के एलिमेंट को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसको ध्यान रखिएगा। डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट तो बोलते हैं, बट एक्सेप्ट ग्रुप नंबर 12। ग्रुप नंबर 12 के एलिमेंट को छोड़ दीजिएगा। ग्रुप नंबर 12 का मतलब 2nd बी, ग्रुप नंबर 12 का मतलब जिंक, कैडमियम, मरकरी, दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज ट्रांजिशन एलिमेंट, तो आप बोलेंगे एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक एक्सेप्ट ग्रुप नंबर 12, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये सब, और उसके नीचे वाला भी, उनको छोड़कर, ठीक है,
बाकी डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों भाई, उसको क्यों छोड़ दिया? इसका भी तो रीजन बताना पड़ेगा। बिल्कुल बताना पड़ेगा। तो अभी तो पहले यह समझा जाए कि व्हाट इज ट्रांजिशन एलिमेंट। मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से समझाया। देखिए, मैंने पूछा क्या था और मैंने बताया क्या, दोनों में अंतर है। मैंने पूछा था कि व्हाट इज ट्रांजिशन एलिमेंट, और मैंने बताया क्या, व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कौन कौन से एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। लेकिन यह बात तो मैंने बताई ही नहीं कि ट्रांजिशन क्या होता है। तो अब उसको जान लेते हैं। वो सभी एलिमेंट्स जिनमें ना सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, बल्कि उनके साथ साथ उनके जस्ट अंदर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल सबसे बाहर वाली शेल को, न्यूक्लियस के बाहर शेल, खूब सारी शेल, सबसे बाहर वाली शेल को बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, लिख लीजिए आप लोग। सबसे बाहर वाली शेल को बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल का दूसरा नाम, आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस शेल भी कहते हैं। तीसरा नाम एंटी पेनल्टीमेट। एंटी पेनल्टीमेट, वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल, एंटी पेनल्टीमेट या अल्टीमेट, चार नाम हैं। आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल, एंटी पेनल्टीमेट, और चौथा क्या बताया था? अल्टीमेट। तो बाहर वाली शेल के जस्ट अंदर वाली, जैसे मान लेता हूं n नंबर ऑफ शेल है, तो nth शेल को क्या बोलेंगे? वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल, एंटी पेनल्टीमेट, अल्टीमेट। उसके जस्ट एक अंदर वाली n-1 वाली को पेनल्टीमेट। उसके अंदर जितनी भी हैं प्री पेनल्टीमेट। समझ में आया? सबसे बाहर वाली शेल को क्या बोलेंगे? वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल, एंटी पेनल्टीमेट, अल्टीमेट। ये सब एक होता है, लिख लीजिए एक जगह पर। ओके, उसके जस्ट अंदर वाली को पेनल्टीमेट, और उसके अंदर जितनी भी शेल हैं उन सबको प्री पेनल्टीमेट। ओके, चलिए मैं बना ही देता हूं, आप ऐसे लिख लीजिए। जैसे ये है सबसे बाहर वाली शेल, ये उसके अंदर, और फिर बाकी इसके अंदर, तो इस वाले को बोलेंगे आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट वैलेंस शेल। ठीक है, इस वाले को बोलेंगे पेनल्टीमेट, पेनल्टीमेट शेल। और ये जितनी भी दिख रही हैं, ये सब अंदर न्यूक्लियस है, इन सबको बोलेंगे प्री पेनल्टीमेट, प्री पेनल्टीमेट, प्री पेनल्टीमेट। समझ आया? इरेज कर दूं? कर दूं इरेज? चलिए, अब ट्रांजिशन को लिख लीजिए सही से। एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम, मरकरी, यानी ये सभी एलिमेंट किस ग्रुप में पाए जाते हैं? ये ग्रुप नंबर 12 यानी कि सेकेंड बी में पाए जाते हैं। वेयर वैलेंस शेल एज वेल एज प्री पेनल्टीमेट शेल पार्टिसिपेट इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक का मतलब सभी आ गए, डी ब्लॉक एलिमेंट का मतलब सब, ये भी। लेकिन डी ब्लॉक के अंदर इनको छोड़ दोगे तो उन्हें अब डी ब्लॉक तो बोल ही रहे हो, और ट्रांजिशन भी बोल सकते हो। समझ में आया? ये सेट है और ये ट्रांजिशन सबसेट है, ये वाला सेट और ये सबसेट। क्लियर हुआ? ये जीईसी क्या होता है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी हम लोगों ने 24, 29 इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते थे, तो क्या होता था? NS2 तो N-1D ऐसे करके आता था। क्रोमियम वाले में NS1 आता था, N-1D 5 आता था। कॉपर वाले में NS1 है ना, 4s1 3d10,
क्रोमियम वाले में 4s1 3d5। तो देखिए ns 0 से लेकर 2 तक में आ सकता है और n-1d 1 से लेकर 10, यानी जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट हैं उनमें अगर मैं देखूं, वैसे तो मुझे सिखाया गया ns2 n-1d 1 से लेकर 10 तक, लेकिन इसमें अगर एक्सेप्शन भी जोड़ूं तो क्रोमियम में तो ns1 हो जाता है, 4s1 3d10 हो जाता है, क्रोमियम में 4s1 3d5 और कॉपर में 4s1 3d10 हो जाता है। तो ऐसे भी हो सकता है, यानी कि s में 1 भी हो सकता है, तब d में 10 लाया जाए। फिर ये 2 0 क्यों लिखा है, 0 क्यों लिखा है? ये जो प्लैटिनम होता है ना बच्चों, ध्यान से पूरी पीरियोडिक टेबल में सिर्फ एक जगह ऐसी है, पीडी, निकिल के नीचे है प्लैटिनम, ठीक है। तो प्लैटिनम में S0 और D10 हो जाता है, S के 2 इलेक्ट्रॉन उठा के D में रख देते हैं। इसके लिए आपको वेट करना होगा, अभी कुछ भी बताऊंगा, आधे घंटे तक बोलूंगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। क्लास 12th में पहुंचना, डी एंड एफ ब्लॉक जब स्टार्ट करेंगे तो उस दिन, जिस दिन पढ़ाऊं उसी दिन आपको पूछ लेना है, पहले ही दिन। तो पहले ही दिन जब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बता रहूंगा, उसी दिन पूछ लेना है कि सर आपने क्लास 11th में ऐसा क्यों पढ़ाया था कि S के दोनों इलेक्ट्रॉन निकल के D में चले गए, और तो पूरी पीरियोडिक टेबल में ऐसा कहीं नहीं होता है। ओके, अभी कोई बात नहीं करेंगे, अभी सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि यहां पर ऐसा होता है। ओके, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, अभी याद कीजिए मैंने ट्रांजिशन में आपको क्या बताया, ऐसी शेल, ऐसे एलिमेंट्स जिनमें वैलेंस शेल के साथ साथ पेनल्टीमेट शेल के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करें। किसमें पार्टिसिपेट करें? क्रिकेट में, फुटबॉल में, किसमें पार्टिसिपेट करें? ज्यादातर लोग ऐसे ही बोलते हैं, सर वो जिसमें वैलेंस शेल के साथ साथ पेनल्टीमेट शेल के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करें। अरे करें किसमें, ये तो बताओ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। समझ में आया? तो इनर का मतलब उससे भी अंदर, तो ठीक है, उससे भी अंदर वाली शेल को क्या बोलते हैं? सबसे बाहर वाली वैलेंस, आउटर मोस्ट, अल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट, उसके अंदर पेनल्टीमेट, और उसके भी अंदर प्री पेनल्टीमेट। तो वो सभी एलिमेंट जिसमें वैलेंस शेल के साथ साथ पेनल्टीमेट और इसके साथ साथ प्री पेनल्टीमेट शेल के भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करें। कहां पार्टिसिपेट करें? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पार्टिसिपेट करें, उन्हें हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी कि एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो देखिए इसमें सबसे बाहर वाली शेल NS पार्टिसिपेट करेगा, तो उसके अंदर वाली पेनल्टीमेट N-1D पार्टिसिपेट करेगा, तो उसके भी अंदर वाली N-2F, जिसे प्री पेनल्टीमेट बोलेंगे, वो भी पार्टिसिपेट करेगा। ओके, अभी इससे क्या होगा आगे बताऊंगा। हर एक चीज का लॉजिक है। अगर आप इनऑर्गेनिक को अच्छे से समझना चाहते हैं तो बहुत ध्यान से सारी चीजों को पढ़ना है। अदरवाइज आपको जब मैं इनऑर्गेनिक पढ़ा रहूंगा और रीजनिंग बता रहूंगा तो आपको कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा, क्योंकि वो सारी रीजनिंग का मतलब यहीं छिपा है पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में। चाहे मैं 11th में इनऑर्गेनिक पढ़ाऊं, एसपीडीएफ ब्लॉक, या 12th में पीडीएफ, ये सब पढ़ाऊं, समझ में तभी आएगा जब आपको पीरियोडिक टेबल में सारी प्रॉपर्टीज के बारे में मालूम हो। अदरवाइज कुछ नहीं समझ में आने वाला। तो जो लोग ध्यान से नहीं पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, उनके साथ उनकी लाइफ में क्या होता है, उनसे जब मिलोगे तो यही बताएंगे, यार सब कुछ तो ठीक है लेकिन केमिस्ट्री में रटना बहुत होता है, बहुत ही खराब सब्जेक्ट है क्योंकि रटना बहुत होता है। अच्छा, क्यों रटना होता है? क्योंकि हर चीज का कोई रीजन ही नहीं मिलता है, हर चीज का रीजन नहीं मिलता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, कुछ भी चीज कहीं से भी आ जाती है और हमें रटना पड़ता है। तो ऐसे बेवकूफ लोगों को मेरी यही सलाह है कि अपने 11th में जब पढ़ने का टाइम था तब आप लोगों ने मजे किए। पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग ध्यान से पढ़नी चाहिए थी,
अगर आप ध्यान से पढ़ते तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, और मान लीजिए कि आती भी तो सिर्फ 5%, 95% सॉल्व हो गई होती। कभी सोचा है आपने AIR 1 से लेकर 100 तक की रैंक लाने वाले बच्चे से ऐसा कुछ स्टेटमेंट बोलते हुए? कभी नहीं सुनोगे, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं होता है सब बातें करने का। ये सिर्फ जो घूमने वाले बच्चे हैं, है ना, जो हर चीज का एक्सक्यूज निकालते हैं, ये सिर्फ उन्हीं के मुंह से सब सुनोगे कि यार फिजिक्स ऐसी थी, बड़ी कठिन थी, मैथ में तो समझ में नहीं आया, पेपर बिल्कुल ऊपर से निकल गया, और केमिस्ट्री में तो रटने वाला था, ऐसा था वैसा था। ये सारी बातें सिर्फ जितने भी बिलो द एवरेज स्टूडेंट होते हैं, जिनका पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, जो कि पापा की वजह से IIT JEE और नीट की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ उनके मुंह से सुनोगे। ये फैक्ट बात है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है? तो वो सभी एलिमेंट्स जिसमें वैलेंस शेल के साथ साथ पेनल्टीमेट शेल और उसके साथ साथ प्री पेनल्टीमेट शेल के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, उन्हें बोलते हैं हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ऐसे एलिमेंट्स को F ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड रेयर अर्थ मेटल। दे आर ऑल्सो कॉल्ड रेयर अर्थ मेटल। लेकिन यह बात आज की डेट में सही नहीं है। पहले के टाइम पे जब F ब्लॉक एलिमेंट अपने को ज्यादा नहीं मिले थे, तब साइंटिस्टों ने यह कहा कि ये जो F ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ये रेयर अर्थ मेटल होते हैं, क्योंकि बहुत कम पाए जाते हैं, ना के बराबर। बाद में अपने को अच्छे खासे परसेंटेज में ये सब मिलने भी लग गए, यानी कि ये रेयर अर्थ एलिमेंट आज की डेट में टैग नहीं लगाना चाहिए, ठीक है ना। इनको पहले कहा जाता था, ठीक है, रेयर अर्थ मेटल। नोट कर लीजिए। यहां तक किसी का कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछिए। यहां तक किसी का कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछिए। अब मैं आपको टिपिकल पढ़ा चुका हूं, नॉर्मल, रिप्रेजेंटेटिव, ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन, यहां तक अपना सब कंप्लीट हो चुका है। ऐसे ही छोटे छोटे फैक्ट्स और हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, इनको जल्दी से कंप्लीट कर दें ताकि अगले टर्न पे हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ रीजनिंग वाले टॉपिक्स को सीख सकें। जब हमसे रीजनिंग वाले सवाल पूछे जाएंगे तो उसका रीजन क्या होगा और उसका मतलब क्या होगा। क्लियर? ओके, चलिए। ब्रिज एलिमेंट्स, ब्रिज एलिमेंट क्लास 10th में गलत पढ़ाया जाता है। क्लास 10th में ब्रिज एलिमेंट जहां पर भी पढ़ाते हैं, बोर्ड तो मुझे याद नहीं अच्छे से, यूपी बोर्ड में भी पढ़ाते थे, मैं खुद यूपी बोर्ड का पढ़ा हुआ हूं और 10th में गलत पढ़ा हुआ हूं ब्रिज एलिमेंट अपनी 10th की किताब में, और ISC में भी पढ़ाते हैं, ICSC में। CBSE का मुझे मालूम नहीं 9th 10th में है या नहीं है ब्रिज एलिमेंट। तो जितना भी 10th तक बताते हैं गलत बताते हैं। क्या बताते हैं? ब्रिज एलिमेंट S ब्लॉक में सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट को ब्रिज एलिमेंट कहते हैं। देखिए पूछा क्या जा रहा है, ब्रिज एलिमेंट क्या होता है, बता क्या जा रहा है, किताबों में क्या लिखा है, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ ब्रिज एलिमेंट। तो व्हाट इज ब्रिज एलिमेंट, क्वेश्चन अभी भी वही है। तो ब्रिज एलिमेंट सेकंड और थर्ड पीरियड के, स्पेशली थर्ड पीरियड के कुछ एलिमेंट, सभी नहीं कुछ एलिमेंट्स, इनके अंदर एक खास टाइप की प्रॉपर्टी है। वो क्या? ये अपने दोनों सबग्रुप के साथ, ये सबग्रुप क्या है? सबग्रुप का मतलब हो गया A और B, याद आ रहा है? जैसे सेकंड ग्रुप को डिवाइड कर दिया गया था मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के बाद, सेकंड A सेकंड B, थर्ड A थर्ड B, याद आ रहा है? फर्स्ट A फर्स्ट B, फर्स्ट A को एल्कली मेटल कहते हैं, फर्स्ट B को कॉइनेज मेटल कहते हैं, वही। तो थर्ड पीरियड के कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनके अंदर एक खास टाइप की प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी क्या है?
वो अपने दोनों सब ग्रुप के साथ सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये बात कैसे, किस एविडेंस के तौर पे मैं बोल सकता हूं? इस एविडेंस के तौर पे बोल सकता हूं कि सबसे पहले जब पीरियोडिक टेबल मेंडलीव ने बनाई थी तो फर्स्ट ए यानी कि ग्रुप 1 और फर्स्ट बी यानी कि ग्रुप नंबर 11, ये सारे एलिमेंट को एक ही ग्रुप में रखा था और ग्रुप का नाम था ग्रुप 1 फर्स्ट। ओके, तो इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होने की वजह, सेम नहीं बोल रहा हूं, सिमिलर बोल रहा हूं, इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होने की वजह से इनको बोलते हैं ब्रिज। यानी एक एलिमेंट ऐसा है जो ब्रिज का काम कर रहा है, जो अपने ग्रुप वाले के साथ तो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा, इसके साथ साथ वो अपने दूसरे वाले सब ग्रुप के साथ भी सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा। देखिए, few element of third period where the element is split up into its subgroup A and B is called bridge element. It shows similar physical and chemical properties with its both subgroup, जैसे कि सोडियम। तो सोडियम एल्कली मेटल का है यानी फर्स्ट ए का है। सोडियम के नीचे एलिमेंट कौन से? पोटेशियम, रुबीनियम, सीजियम। तो सोडियम अपने से नीचे रखे हुए फर्स्ट ए एलिमेंट के साथ भी प्रॉपर्टी सिमिलर शो करता है और अपने दूसरे सबग्रुप यानी कि ये सेकेंड ए गलत लिखा है यहां पर होगा फर्स्ट बी, फर्स्ट बी, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी। फर्स्ट बी ही तो बोलेंगे ग्रुप नंबर 11 को और ग्रुप नंबर 1 को फर्स्ट ए। तो 11 में कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनके साथ सिमिलर प्रॉपर्टी। तो ये किसकी तरह काम कर रहा है? ब्रिज की तरह, इसलिए बोलते हैं ब्रिज एलिमेंट। ओके, देखिए मैग्नीशियम भी हो सकता है बिल्कुल इसी तरह से। सेकेंड ए सेकेंड बी, यहां सही लिखा है सेकेंड ए सेकेंड बी। तो सेकेंड ए वाले का ग्रुप क्या हो जाएगा? 2 और सेकेंड बी वाले का ग्रुप क्या हो जाएगा? 12। सिमिलर प्रॉपर्टीज विद इट्स बोथ सब ग्रुप। ओके, थोड़ा पढ़ा दूं आपको, तब आपको जल्दी से डीपीपी और असाइनमेंट भी मिलने वाला है। और इनके असाइनमेंट में एक बार आप अच्छे से जब पढ़ लोगे तो जल्दी से जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपको क्वेश्चन ढेर सारे करने हैं और वो मिलेंगे भी आपको अभी जल्दी ही। बट थोड़ा टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ जाएं ताकि आपको क्वेश्चन लगा भी सको, इसीलिए अभी रोका हुआ है डीपीपी और असाइनमेंट। चलिए अगले पे आते हैं। डायगोनल रिलेशनशिप, कई लोगों को मालूम भी होगा डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है। चलिए डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है वो समझते हैं। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये क्यों होता है, लेकिन पहले डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। सेकेंड पीरियड के कुछ एलिमेंट, सभी नहीं कुछ एलिमेंट, थर्ड पीरियड के डायगोनली प्लेस्ड एलिमेंट के साथ सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। सो दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। क्या बताया मैंने? फिर से सुनिए। सेकेंड पीरियड के कुछ एलिमेंट थर्ड पीरियड के डायगोनली प्लेस्ड एलिमेंट के साथ सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसी रिलेशनशिप को बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। नोट कर लीजिए जल्दी से, जो बोला है वही लिखा है। तो देखिए, जैसे सेकेंड पीरियड के एलिमेंट P2, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब, और थर्ड पीरियड के कुछ एलिमेंट्स डायगोनली प्लेस्ड। लिथियम के नीचे कौन होगा? सोडियम। लेकिन मेरे को सोडियम नहीं देखना, डायगोनली प्लेस्ड देखना है, यानी आगे वाला मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। तो लिथियम की सिमिलर प्रॉपर्टीज किससे होती है? मैग्नीशियम से। लिथियम और मैग्नीशियम कुछ कुछ प्रॉपर्टीज एक जैसी शो करते हैं, इनकी कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। बेरिलियम की एल्यूमिनियम के साथ, बोरॉन की सिलिकॉन के साथ और कार्बन की फास्फोरस। अब ज्यादा इंटेलिजेंट बन के आगे ना बनाने लगना, सिर्फ यही 4 हैं। तो ये पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव में कि कौन सा किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है या नहीं करता है। ऑप्शन कैसे भी बनाए जा सकते हैं। ओके,
नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट यानी जो डी ब्लॉक के नहीं है, उन्हीं में सेकेंड और थर्ड पीरियड। डी ब्लॉक आया ही नहीं क्योंकि डी ब्लॉक फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होगा। ओके, यहां तक क्लियर हुआ। अब इसका रीजन क्या है, ऐसा क्या हो जाता है जिससे सेकेंड पीरियड के एलिमेंट थर्ड पीरियड के डायगोनली प्लेस्ड एलिमेंट के साथ सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं? तो देखिए, पहला तो इनका साइज का डिफरेंस बहुत कम है। साइज का डिफरेंस कम है, क्यों? नीचे जाने पे तो साइज बढ़ता है, लेकिन डायगोनली की बात हो रही है, नीचे नहीं हो रही है, ऐसे बात नहीं हो रही है, ऐसे डायगोनली की बात हो रही है। तो यहां पर साइज का डिफरेंस बहुत कम है। इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी लगभग सेम आने लगती है, अप्रॉक्स आसपास होती है। अगर डिफरेंस होता भी है तो वो डिफरेंस बहुत कम होता है। ओके, और इन दोनों बातों को जोड़ा जा सकता है चार्ज डेंसिटी से। इनकी चार्ज डेंसिटी अप्रॉक्सीमेटली सेम होती है। चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज अपॉन साइज का रेशियो। ये चार्ज डेंसिटी वाला पॉइंट आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा केमिकल बॉन्डिंग में, अभी सिर्फ लिख लेना है रीजन। तो इसका कॉज क्या है? इसका कॉज लिखेंगे सिमिलर साइज ऑफ आयन, इनके आयनों का साइज सिमिलर होता है। सिमिलर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ओके, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई भी है। और पोलराइजिंग पावर यानी कि आयनिक पोटेंशियल, ये प्रोपोर्शनल होता है चार्ज डेंसिटी के, और चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज अपॉन साइज के बराबर। ये वाली बात आपको नहीं समझ में आएगी, पोलराइजिंग पावर। इसे मुझे समझाना भी नहीं है क्योंकि पोलराइजिंग पावर समझाने की ये जगह नहीं है। पोलराइजिंग पावर समझाने की सही जगह है केमिकल बॉन्डिंग फजान रूल, वहां पर समझाऊंगा। अभी आप ऐसे समझ लो कि साइज और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सिमिलर होने की वजह से ये दोनों रीजन, और इन्हीं दोनों को अगर देखा जाए तो एक लाइन में ये बोल सकते हैं कि चार्ज डेंसिटी अप्रॉक्सीमेटली सेम होती है। चार्ज अपॉन साइज का रेशियो अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है, जिस वजह से सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। ध्यान रखिएगा ये तीनों पॉइंट्स। ओके, एक और आपको सीखना है, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट क्या होते हैं। पीरियोडिक टेबल में वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 92 से बड़ा है, यानी 92 से आगे। 92 किसका होता है पता है? यूरेनियम। तो यूरेनियम यानी कि 92 से आगे वाले एलिमेंट्स को बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। दे आर आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और ये 92 यानी कि यूरेनियम कहां होता है? ये 92 यानी कि यूरेनियम, सोचिए आप लोग, खुद सोचिए कहां होगा। बता सकते हैं आप लोग 92 कहां पर होगा? इसका पीरियड, ब्लॉक, ग्रुप क्या होगा? तो ये 7th पीरियड में एफ ब्लॉक के अंदर 3rd बी ग्रुप का एलिमेंट है, वही एक्टेनाइड सीरीज 92। उसके आगे वाले एलिमेंट्स को बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। दे आर आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। नोट कर लीजिए, सिंथेटिक एलिमेंट है, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। यहां तक समझ में आ गया सभी को? इतने में किसी को कोई डाउट, कोई समस्या? एनी समस्या? अगर कोई समस्या है तो जल्दी से बताइए, उस समस्या का तुरंत समाधान मिलेगा। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट तक मैंने बता दिया। ये छोटे छोटे प्रॉपर्टीज थी, फैक्ट थे, आपको मालूम होने चाहिए। कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी और पीरियोडिसिटी इन एटॉमिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिसिटी क्या होता है? कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या है? एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है। जैसे मैं लिथियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, सोचिए, लिथियम 1s2 2s1, एटॉमिक नंबर 3 होता है। थोड़ी देर बाद अगर मैं सोडियम का लिखूं जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो क्या आएगा बताइए? 1s2 2s2 2p6 3s1।
देखिए 2s1 3s1, नीचे पोटेशियम है 19, मैं देखूंगा भी नहीं, मुझे याद भी नहीं, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 4s1। इसके नीचे वाले एलिमेंट, पोटेशियम के नीचे रुबीनियम है, मुझे इसका एटॉमिक नंबर भी याद नहीं, मैजिक नंबर से कर सकता हूं, करने की जरूरत क्या है, नीचे क्या आएगा 5s1। तो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है ग्रुप्स में, पीरियड में नहीं आता। पीरियड में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हर बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा। पहले यहां जैसे आया 1s2 2s1, अगले वाले में आएगा 2s2, उसके आगे आएगा 2p1, ऐसे आएगा, तो बढ़ता जाता है। लेकिन ग्रुप में सिमिलर इलेक्ट्रॉन, सेम नहीं सिमिलर, क्योंकि ये नंबर बदल रहे हैं, पैटर्न सेम है लेकिन नंबर बदल रहे हैं, शेल बढ़ रही है, तो सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है। दिस इज द मेन कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। इसीलिए ऐसे एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में रखा गया है। क्लियर हुआ? पहले तो ये बना लीजिए और फिर क्या लिखना है वो मैं आपको बता रहा हूं, जल्दी से बनाइए इसे। किसी भी ग्रुप को लेके बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एल्कली मेटल को ही लेके बनाइए, आप अल्कलाइन अर्थ मेटल ले लीजिए, पी ब्लॉक में ले लीजिए, हर एक में यही हो रहा है। किसी भी ग्रुप को देखेंगे तो उसमें यही होगा, एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चालू हो जाता है। ओके, इरेज कर दूं? इरेज कर रहा हूं ये। अब आप लोग कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, जो मैंने एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम वाली बात बोली है, अब आप लोग उसको भी लिख लीजिए। नोट कीजिए जल्दी से, कहीं ना समझ में आया हो तो जल्दी से बताइएगा। क्लास ओवर कर रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, संकोच बस मुझसे कह नहीं पा रहे हैं, बट चाहे यही रहे कि सर अब छोड़ दिया जाए और ना पढ़ाया जाए। मैं आप सबकी भावनाओं की कद्र करता हूं, समझता भी हूं और जल्दी ही छोड़ भी दूंगा, लेकिन जितना कम से कम पढ़ाना है उतना तो पढ़ाऊंगा ही। ओके, सो दिस इज अवर कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। आगे बढ़ते हैं, बस ये प्रॉपर्टी एक और पढ़ा लेने दीजिए। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट आपको कई जगह इनऑर्गेनिक में ये रीजनिंग मिलेगी। इनर्ट पेयर इफेक्ट ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना। अब जैसे होता क्या है, जो लोग 11th में सही से नहीं पढ़ते वो जब 12th में जाते हैं और बाकियों को पता है इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, तो जैसे 20 बच्चे बोल रहे हैं ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो उसको पता भी नहीं है तब भी बोलेगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। मालूम क्या? मालूम तो कुछ नहीं है ना। तो 50% बच्चों को मालूम नहीं है इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब क्या होता है, लेकिन वो चिल्लाएंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्योंकि ऐसा सर जी ने बोला था। तो चलिए देखते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। कुल मिला के देखिए, मेरा बताने का तरीका एक ही है, एक ही चीज मैं आपको हर बार बताना चाहता हूं, और लगभग हर 2-3 क्लास के बाद मैं आपको यह चीज जरूर फोकस करता हूं, आपका ध्यान उस पर ले जाता हूं। वो क्या कि 11th क्लास में मजे करने का टाइम नहीं है। अगर आप किसी एम को लेकर बैठे हैं, अगर आपकी लाइफ में कोई एम है, अगर आपकी लाइफ में एम है 70% 80% बोर्ड में लाना है और कुछ नहीं लाना है, तो यार मजे करो, कोई दिक्कत नहीं। मैं जो भी बोल रहा हूं सब फालतू का बोल रहा हूं, तुम्हारे किसी काम का नहीं है। लेकिन अगर लाइफ में यह सोच रखा है कि नहीं एक अच्छी रैंक चाहिए, एक अच्छा कॉलेज चाहिए, एक अच्छा मेडिकल कॉलेज चाहिए या एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए, तो मैं जितना बोल रहा हूं सब कुछ तुम्हारे काम का है, तो 11th में बिल्कुल भी मजे नहीं करने हैं। 11th ही वो टाइम है जब हम अपने बेसिक को थोड़ा नहीं बहुत स्ट्रांग कर सकते हैं। तो जितना स्ट्रांग होगा उतना अच्छे तरीके से 12th में पढ़ाई करने में मजा आने वाला है। और जब 11th 12th अच्छे से पढ़ लिया तो 12th पास आउट क्या होता है हमें मालूम ही नहीं। क्यों? क्योंकि 11th और 12th अगर अच्छे से पढ़ लेंगे
तो 12th का इधर बोर्ड का पेपर देंगे, उधर जेई या नीट का पेपर देंगे, सिलेक्शन हो जाएगा, काम खत्म। 12th पास आउट क्या होता है मालूम ही नहीं है। समझ आ रहा है? तो यही रखना है। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, चलिए जानते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। अब ध्यान से सुनिए, एस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बोलते हैं एस इलेक्ट्रॉन। जैसे पी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको क्या बोलेंगे, पी इलेक्ट्रॉन। तो व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट? द टेंडेंसी ऑफ एस इलेक्ट्रॉन, अभी लिखिए कि नहीं, अभी समझिए पहले सही से। द टेंडेंसी ऑफ एस इलेक्ट्रॉन यानी एस ऑर्बिटल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन, द टेंडेंसी ऑफ एस इलेक्ट्रॉन not to participate in the bond formation is called inert pair effect। s ऑर्बिटलों को, s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट ना करे तो एलिमेंट, जो भी एलिमेंट ऐसा कर रहा होगा जिसके बाहर वाली शेल के, आउटर मोस्ट शेल के s इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होंगे, आउटर मोस्ट शेल याद रखिएगा, उसे कहेंगे, तो उस एलिमेंट की टेंडेंसी होगी इनर्ट पेयर इफेक्ट की। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, एक लाइन में समझ में आया? द टेंडेंसी ऑफ एस इलेक्ट्रॉन नॉट टू पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है भाई, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन ये होता कहां पर है, कहां पाया जाता है, कैसे लगता है, इन सब सवालों का भी जवाब देना है। तो ये मेनली पी ब्लॉक एलिमेंट में पाया जाता है। पी ब्लॉक के अंदर भी स्पेशली ये बोरॉन फैमिली और कार्बन फैमिली में दिखाई देता है। बोरॉन और कार्बन में दिखाई देता है, नाइट्रोजन में थोड़ा बहुत, ऑक्सीजन में दिखाई ही नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट हमेशा ग्रुप में नीचे जाने पर लास्ट या फिर सेकंड लास्ट एलिमेंट में देखने को मिलता है। यानी ये काम कौन नहीं करता है, कौन अपने एस के इलेक्ट्रॉनों को बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कराता। पी ब्लॉक में जब हम डाउन द ग्रुप चलेंगे तो लास्ट या सेकंड लास्ट वाला एलिमेंट अपने एस इलेक्ट्रॉनों को पार्टिसिपेट नहीं कराता। ध्यान से सुनिएगा, 11th क्लास है, मुझे मालूम है ये सब चीजें आपने नहीं पढ़ी हैं, तो आपके लिए थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन मैं ये गारंटी जरूर लेने के लिए तैयार हूं कि जब मैं ये बोलूंगा कि इनर्ट पेयर इफेक्ट फिनिश हो गया, तब आप सबको आता होगा। लेकिन अगर आप अपना ध्यान ही नहीं लगाएंगे तो कुछ नहीं समझ में आने वाला। ठीक है, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है फिर से समझते हैं। एस इलेक्ट्रॉनों के बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट ना करने की टेंडेंसी को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये कहां पाया जाता है? ये पी ब्लॉक में पाया जाता है। पी ब्लॉक में स्पेशली कहां देखने को मिलता है? बोरॉन फैमिली यानी ग्रुप नंबर 13, कार्बन फैमिली यानी कि ग्रुप नंबर 14, बहुत ज्यादा लेना है आपको, ग्रुप नंबर 15 भी ले लीजिए, इन सब में पाया जाता है। इन सब में कहां पर पाया जाता है? लास्ट वाले एलिमेंट में, और बहुत ना के बराबर सेकेंड लास्ट वाले एलिमेंट में। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब आपको जितना क्लियर करूंगा वो एग्जाम्पल के थ्रू करूंगा, तभी क्लियर होगा। तो पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए। द टेंडेंसी ऑफ एस इलेक्ट्रॉन नॉट टू पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन is called inert pair effect. On moving top to bottom down the group in P block, especially group number 13 and 14, आप 15 भी जोड़ सकते हैं, वहां पर भी आपको दिख जाएगा। होगा क्या कि जब आखिरी वाला एलिमेंट अपने s इलेक्ट्रॉनों को बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कराएगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट हायर नहीं आएगा, लोअर आएगा, और लोअर वाला ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा। लोअर वाला ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा।
अब जितने भी आपके डाउट है ना, एक एक करके सब अपने आप खत्म होते जाएंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए, अभी उधर मत देखिए, बोरॉन फैमिली में देखिए, ग्रुप नंबर 13 पे देखिए। ग्रुप नंबर 13 में बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, ये आएगा 1s2 2s2 2p1। आउटर मोस्ट शेल कौन सी है? 2। दूसरी शेल में s के इलेक्ट्रॉन 2 हैं और p में 1 है। अभी ऊपर वाला एलिमेंट क्या करेगा? सभी बॉन्ड बनाएगा, यानी कि s इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करेगा बॉन्ड बनाने में और p इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करेगा, यानी तीनों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करके कितने बॉन्ड बना सकते हैं? 3। तो उसका चार्ज कितना आएगा? +3, अगर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बना लिया। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। BCl3, बताइए Cl के ऊपर -1 चार्ज आएगा तो B के ऊपर कितना आएगा? +3। देखिए, समझ में आ रहा है? तो बोरॉन ने कितने बॉन्ड बनाए? 3। कहां से? 2 s के साथ और एक p के साथ। अब समझ में आया? चलिए इधर देखिए, ये तो सबने पढ़ा होगा कि कार्बन इज टेट्रावैलेंट। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। 1s2 2s2 2p2 3p2 गलत लिखा है, ये कहीं कहीं पर एरर आ रही है, ये होगा 2p2, इसको ठीक कर लीजिएगा, 2p2 होगा। 1s2 2s2 2p2 2p2। वैलेंस शेल कौन सी है? सेकेंड शेल। इसके s के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या पार्टिसिपेट होंगे? बिल्कुल होंगे। और p के ये भी होंगे। कितने हो गए? 4 बॉन्ड बनेंगे, मीथेन, CCl4, ये सब। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा? +4 आएगा। मीथेन में नहीं आएगा, CCl4 में तो आएगा। एग्जांपल ले लीजिए, CCl4, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा? +4। तो +4 इज मोर स्टेबल। क्या यही प्रॉपर्टी नीचे जाने पर भी देखने को मिलती है? तो चलिए नीचे चलते हैं। नीचे तो इसका थैलियम का एटॉमिक नंबर नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, अभी कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी पढ़ाया था। जैसे ये 2s2 2p1 है, 3s2 3p1, 4s2 4p1, 5s2 5p1, 6s2 6p1, यानी मैंने जनरल लिख दिया ns2 np1। ध्यान से देखिए, लास्ट वाला एलिमेंट में s इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। नहीं करेंगे का मतलब यह नहीं है कि बिल्कुल जिद पे बैठ गए, अरे नहीं करना है। इनकी इच्छा पूछोगे तो ये नहीं करना चाहते हैं। एलिमेंट्स की भी इच्छा होती है ना? थोड़ा ऐसे इनको लिविंग समझ के अगर पढ़ोगे तो बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो अगर इसकी इच्छा क्या है कि ये अपने s इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कराना चाहता, अगर नहीं कराएगा ये काम, तो ये काम सिर्फ किससे होगा? np वालों से। np में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1, तो कितना बॉन्ड बनेगा? ओनली 1। तो 1 इज मोर स्टेबल। देखिए मैंने क्या लिखा? मोर स्टेबल। मोर का मतलब किसी से कंपेयर कर रहे होंगे। अगर मैंने इसमें भी जबरदस्ती ये s वालों से भी बॉन्ड बनवाया तो +3 भी आएगा, और अगर इससे नहीं बनाया तो +1 भी आएगा। बट विच वन इज मोर स्टेबल? +1 ऑक्सीडेशन इज मोर स्टेबल। नीचे जाने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। पढ़िए ये स्टेटमेंट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। समझ में आया? नीचे जाने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल। रीजन? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब जब आपको बोरॉन फैमिली में ये बात पढ़ा रहूंगा तब आपको इतनी कहानी नहीं समझाऊंगा इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, सिर्फ आपको ये बताऊंगा Tl+1 और Tl+3 में कौन ज्यादा स्टेबल। तो आंसर आएगा Tl+1। तो रीजन क्या हुआ? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। यानी ग्रुप में डाउन जाने पर अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा स्टेबल आ जाए तो बिल्कुल आंख बंद करके बोल देना इनर्ट पेयर इफेक्ट इसका आंसर होगा। चलिए कार्बन में देखते हैं। कार्बन फैमिली में नीचे गए, NH2 NP2। अब लेड की इच्छा तो नहीं है NS वाले इलेक्ट्रॉनों से बॉन्ड बनाने की,
तो सिर्फ अगर यही बनाएंगे तो +2 आएगा, PbO PbCl2, ठीक है ना। लेकिन अगर जबरदस्ती मैं इनसे s इलेक्ट्रॉनों से भी बॉन्ड बनवाऊं तो 4 बॉन्ड बनेंगे। क्या लेड 4 बॉन्ड नहीं बनाता? अरे बिल्कुल बनाता है। मैंने कब कहा नहीं बनाता है? बात तो यहां इतनी सी हो रही है, कौन ज्यादा स्टेबल, विच वन इज मोर स्टेबल, Pb+2 और Pb+4? Pb+2 इज मोर स्टेबल। वाई? इनर्ट पेयर इफेक्ट, ग्रुप में डाउन जाने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल है, जबकि ऊपर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल है। कुछ बात समझ में आई या नहीं? इसी बात को कैसे कैसे पूछा जाएगा। लेड क्लोराइड, लेड सेकेंड क्लोराइड एंड लेड फोर्थ क्लोराइड, यानी कि PbCl2 और PbCl4 में कौन ज्यादा स्टेबल? PbCl2। क्यों? क्योंकि PbCl2 में लेड के ऊपर चार्ज जा रहा है +2 और PbCl4 में लेड के ऊपर चार्ज जा रहा है +4। तो Pb2+ इज मोर स्टेबल, यानी PbCl2 इज मोर स्टेबल देन PbCl4। रीजन? इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब जिसने ये पढ़ा ही नहीं होगा 11th क्लास में इनर्ट पेयर इफेक्ट, वो या तो चिल्लाता रहे इनर्ट पेयर इफेक्ट और मालूम कुछ नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम आती है 12th और 12th पास आउट में, जब बच्चे 11th में ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। ओके, क्लियर हुआ? इसी बात को चलिए दूसरे तरीके से पूछता हूं, PbO और PbO2 में कौन ज्यादा स्टेबल है? PbO और PbO2, तो PbO में लेड का चार्ज कितना आएगा? +2, और PbO2 में कितना आएगा? +4। अब आप खुद ही सोचिए कौन ज्यादा स्टेबल। तो PbO इज मोर स्टेबल ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अभी बताओ मुझे, इनर्ट पेयर इफेक्ट में कोई डाउट? अब इनर्ट पेयर इफेक्ट मैंने पूरा पढ़ा दिया, अब बताओ मुझे इनर्ट पेयर इफेक्ट में कोई डाउट है? अगर है तो जल्दी से पूछिए। अगर इनर्ट पेयर इफेक्ट में कोई डाउट है तो जल्दी से पूछेंगे अपना डाउट, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए अपना डाउट। आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। मुझे अच्छे से मालूम है जब कुछ नया आएगा तो खास करके 11th वालों को थोड़ा स्लो करके पढ़ाना है, समझाना है, क्योंकि मुझे पढ़ाना नहीं सिखाना है। नो डाउट। ओके, चलिए क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट स्टेबल? बताइए कौन सा लीस्ट स्टेबल होगा। चलिए समझ में आ गया तो बताइए आंसर, आंसर बताइए। इनमें से सबसे लीस्ट स्टेबल कौन है? जल्दी से टाइप कीजिए अपना आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है? ABCD? बताइए कौन सा आंसर सही होगा। इनमें से कौन सा लीस्ट स्टेबल है? CCl4, SiCl4 लीस्ट पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट ना बता दीजिएगा। लीस्ट स्टेबल CCl4, SiCl4, SnCl4, PbCl4, कौन सा? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। कुछ लोग बोल रहे हैं A, कुछ लोग बोल रहे हैं D। ये भी बात सही है, या तो आंसर A होगा या तो D होगा, बिल्कुल सही बात है। अब A होगा या D होगा ये चेक करते हैं हम लोग। A वाले ज्यादा हैं और A आंसर गलत आंसर है। अरे भाई मैं आपसे पूछ रहा हूं लीस्ट स्टेबल, अभी अभी इनर्ट पेयर इफेक्ट भी पढ़ रहे हो। कार्बन में तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, Sn में भी +4 है, Si में भी +4 है और Pb में भी +4 है ना, सबका +4। तो कार्बन में तो +4 मोर स्टेबल होगा। कार्बन में तो +4 कैसा होगा?
मोर स्टेबल। मैंने क्या पूछा है? लीस्ट स्टेबल। क्यों? क्योंकि कार्बन तो ऊपर है ना, कार्बन फैमिली में कार्बन तो सबसे ऊपर है, तो यहां पर +4 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। बट यहां पर देखिए पीबी, अभी अभी बता रहा था, Pb+2 और Pb+4 में कौन ज्यादा स्टेबल है? Pb+2। तो यहां तो सब Pb+2 है ही नहीं, यानी यहां सब तो +4 वाले हैं। तो बताइए, अगर मैं बात करूं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो वो तो उसकी बात करेंगे तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये नीचे जाने पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो कार्बन +4 तो बहुत ज्यादा स्टेबल है भाई। तो नीचे जाने पर तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? डिक्रीज। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगा। ये किसके लिए बोल रहा हूं मैं? +4 के लिए। लेकिन इसी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड में नीचे जाने पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? इंक्रीज। ये क्या होगा? इंक्रीज होगा। तभी तो Pb+2 क्या होगा? मोर स्टेबल देन Pb+4। यानी कि सही आंसर होगा, लीस्ट स्टेबल कौन है? PbCl4। अरे समझ में आया कि नहीं आया सभी को? देखिए आप लोग गलती कर गए पहले ही सवाल में। चलिए एक और बताइए। PbCl2 इज मोर स्टेबल देन PbCl4 और Pb+4 इज मोर स्टेबल देन Pb+2 इज मोर स्टेबल देन Pb+4 और TiCl इज मोर स्टेबल देन TiCl3 और CCl4 इज नोन बट CCl2 इज नॉट नोन स्टेबल। मैं पूछना क्या चाहता हूं, इन सभी बातों का रीजन क्या है? Why Pb+2 is more stable than Pb+4? Why Ti? ये Ti नहीं होगा, Tl होगा, थैलियम। Tl+1 is more stable than Tl+3। CCl4 वाला इससे नहीं जुड़ेगा। इन दो बातों का रीजन बताइए। तो सही आंसर है इनर्ट पेयर इफेक्ट, इन दोनों के लिए। ओके, CCl4 क्योंकि कार्बन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करेगा। कार्बन में +2 क्या होता है? लेस स्टेबल होता ही नहीं है, कार्बन +2 शो ही नहीं करता। CCl2 नहीं बनता, CCl4 बनता है। जितने भी पास आउट वाले बच्चे देख रहे हैं CCl2 बोलेंगे बनता तो है सर, इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट का मतलब जो एग्जिस्ट ना करता हो, ध्यान रखिएगा। ओके, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आज के लिए इतना ही। वैसे भी बहुत सारा पढ़ा दिया आप लोगों को, ये सब अच्छे से रिवाइज करके फिर अगले लेक्चर में बैठिएगा। ओके, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।